हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं राहुल परमहंस आज आप लोगों को फिर से आप लोगों के बीच में आज आया हूँ, उपस्थित हूँ। और जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका मैं आज आपको पार्ट 8 बताने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत जल्द ही अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और अब ये मेरे ख्याल से 2 3 या 4 पार्ट के अंदर ही अब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने इसी चैप्टर के अगले पार्ट में यानी कि इस पार्ट में पार्ट 8 में एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जो है वैद्युत द्विध्रुव, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको मैं बताऊंगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव जो होते हैं ये आवेश ही मिल करके एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है कि दो विपरीत प्रकृति के तथा समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर लगभग जो दूरी होती है वो ना के बराबर दूरी होती है, उस दूरी पर रखे जाते हैं। तो वह जो पूरा एक एरिया होता है, कॉस्ट होता है, वह हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, या वो जो है वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। जैसा कि मैंने इस डिफिनीशन पर लिख दिया है कि दो समान परिमाण, परिमाण मतलब जैसा कि मैं आपको पहले बताता चला रहा हूँ, मान होता है, मान तथा विपरीत प्रकृति, यानी कि एक हमारा धनात्मक प्रकृति का हो तो दूसरा आवेश हमारा ऋणात्मक प्रकृति का हो, तो ये होता है विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत अल्प दूरी पर रखे हों तो वे वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी इसकी डिफिनीशन, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है और इसको समझाइए। तो यहाँ पर आप डिफिनीशन तो लिख देंगे क्योंकि ये 1.5 लाइन 2 लाइन की डिफिनीशन है जो कि बहुत आसान है, लेकिन यदि हम किसी भी टॉपिक को उसको उसके फिगर के माध्यम से दर्शा देते हैं तो वह बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। डिफिनीशन के अनुसार दो समान परिमाण, तो मान लीजिए मैंने दो समान परिमाण के आवेश ले लिए, बस उनकी प्रकृति अलग अलग कर ली। मान लिया कि मैंने एक परिमाण ले लिया प्लस क्यू आवेश और दूसरा ले लिया माइनस क्यू आवेश का एक परिमाण ले लिया। इनको, ये जो है हमारे, इनको हम बहुत ही अल्प दूरी पर मान लेते हैं कि ये जो है इनकी जो डिस्टेंस है ये बहुत ही कम दूरी पर है, और इसके बीच का जो मध्य बिंदु है ये हमारा मध्य बिंदु है। ठीक है। तो अब इस बिंदु से इस माइनस क्यू आवेश की जो दूरी है वो मानते हैं ए है। कितनी है? ए है। और इस बिंदु से भी, क्योंकि समान दूरी है, तो इस बिंदु से भी जो दूरी होगी वो कितनी है? ए हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको इसमें ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट्स, ये मध्य बिंदु से दोनों की दूरी ए हो गई। तो इस आवेश से लेकर के इस आवेश तक की दूरी, जो टोटल दूरी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? आपको पता है कि एक ए ये यानी ए प्लस ए इज इक्वल टू 2a, यानी कि जो ये दूरी होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी? 2a। ये हो गई। और जो यही दूरी है हमारी, ये जो पूरा एक सिचुएशन जो बन रही है यहाँ पर, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। ठीक है। अब यदि हम इस आवेश की दूरी मापेंगे कि प्लस क्यू आवेश कितनी दूरी पर है, तो मुख्य बिंदु से यानी कि मध्य बिंदु से जो प्लस क्यू आवेश की दूरी है ए, और इस माइनस क्यू आवेश की दूरी है ए। लेकिन जब बात करें कि दोनों आवेशों की जो दूरी है वो कितनी दूरी पर है, तो वो दूरी होगी हमारी 2a दूरी पर होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव पर हमें कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। जो हमारा ये जो एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, ये हमारा
वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहा है और यही जो है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में कहता है कि आदर्श वैद्युत द्विध्रुव के लिए आवेश का मान बहुत अधिक, यानी कि ये जो हमारे आवेश है यहाँ पे तो आपको समान आवेश परिमाण लेने हैं। यदि 100 कूलाम आवेश इस पर है तो 100 कूलाम आवेश इस पर होगा ऋणात्मक का। बस इनकी प्रकृति, एक धनात्मक होगा तो एक क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और वही कहता है कि आदर्श वैद्युत द्विध्रुव के लिए, आदर्श बोले तो अच्छे वैद्युत द्विध्रुव के लिए आवेश का मान बहुत अधिक होना चाहिए, यानी लगभग उसको हम कैलकुलेट ना कर पाए, यानी कि इन्फिनाइट होना चाहिए, अनंत तक होना चाहिए। तथा उनके जो मध्य की दूरी है इस आवेश से लेकर के इस आवेश की जो मध्य की दूरी है वो बहुत ही कम, लगभग शून्य होनी चाहिए। तो वहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव का जो निर्माण होगा वह वैद्युत द्विध्रुव हमारा एक आदर्श क्या कहलाएगा, आदर्श वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो वो टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पर क्या था, ये केवल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये हमारा केवल वैद्युत द्विध्रुव था और ये जो है हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। डियर स्टूडेंट्स इसको हम P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसको हम P सदिश से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको पता होगा कि इसको हम सदिश से क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि इसको मैं बोल रहा हूँ वैसे ही कि यह एक सदिश राशि होती है। ठीक है। और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, उनमें परिमाण व दिशा दोनों होती हैं, इस वजह से वह सदिश राशि। तो इस पर क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर परिमाण भी होगा और उसके साथ साथ में उसकी दिशा भी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको समझाता हूँ कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आवेश के परिमाण, ठीक है, आवेश के परिमाण बोल तो आवेश का जो मान, परिमाण को हम क्या बोलते हैं, मान बोलते हैं। जो आवेश का परिमाण यानी आवेश का मान, इन दोनों आवेशों में से किसी एक का हम मान ले लें तथा उसके मध्य की दूरी के गुणनफल को, ठीक है, तो आवेशों के जो मध्य की दूरी, ये एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, तो इनको जो बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगी 2a, ये उनके बीच की दूरी है। तो मध्य की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ और लिख देंगे, इसे P सदिश से प्रदर्शित करते हैं। डियर स्टूडेंट्स तो देखें जैसा कि डिफिनीशन पर लिखा है वैसे हम इसके फार्मूले का निगमन कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में एक आवेश ये है प्लस क्यू आवेश और एक आवेश माइनस क्यू आवेश। तो इन दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण और जो इसके और इसके जो बीच की जो दूरी हमने मानी वो कितनी भाई 2a मानी थी ना, तो जो ये दूरी है हमने इसको मान लिया 2a। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका जो आवेश है वो हो जाएगा q। तो हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, p सदिश से। p सदिश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इंटू उनके बीच की दूरी। तो दोनों जो आवेशों के बीच की दूरी है वो 2a होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो a है, हमको दूरी लेनी है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 2a, ये हमारे दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अब ये हमारे एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला बन गया, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश इज इक्वल टू q इंटू 2a। डियर स्टूडेंट्स इस फार्मूले को आप याद रखिएगा और बोर्ड एग्जाम में इस फार्मूले से रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। मैं आपको आगे इस फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को बताऊंगा जो कि आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स तो ये हो गया। इसके बाद में अब हम इसकी, यदि आप लोग काफ़ी लोग हैं जो आप लोग अपने मन से
इसका मात्रक और इसकी बीमा निकाल सकते हैं। बाकी जो है इसका मात्रक और इसकी बीमा जो नहीं निकाल सकते हैं तो कोई बात नहीं, उनको मैं बता देता हूं कि इसका मात्रक और इसकी बीमा क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं वैद्युत जो ये हमारा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मैं मात्रक निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, जो कि एसआई मात्रक है और एसआई मात्रक, इसके बाद में इसकी बीमा। तो इसके पहले मैं आप लोगों से एक बात बोल दूं कि जो लोग मेरे इस चैनल पर बाद में आए हैं वो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल राहुल परमहंस को यूट्यूब चैनल राहुल परमहंस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि चैनल के माध्यम से मैं जो अपनी टीचिंग क्लासेस जो देता हूँ वो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो हम बात कर रहे थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो इसका हमको निकालना है मात्रक। तो P सदिश, अभी जो हम पीछे जो फार्मूला पढ़ करके आए हैं वो क्या पढ़ करके आए हैं, P सदिश इक्वल टू Q इंटू 2A, यानी कि P सदिश इक्वल टू Q इंटू 2A। ठीक है, अब जैसा कि हमको पता है कि ये जो Q है ये क्या है, आवेश। Q क्या होता है, आवेश, और 2A क्या है, दूरी। ठीक है, तो अब जब है इसका हम मात्रक निकालेंगे तो मात्रक हम एसआई मात्रक निकालने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, P सदिश इक्वल टू आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, क्या होता है आवेश का मात्रक, कूलाम, इंटू दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, तो ये जो निकल करके आया कूलाम मीटर, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक निकल के आया। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः इसका एसआई मात्रक कूलाम मीटर होता है। ठीक है, अब हम इसकी बीमा निकालते हैं। ठीक है, इसकी बीमा निकालेंगे तो बहुत बच्चे तो इसकी बीमा भी निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जो नहीं निकाल पाते हैं तो मैं उनकी भी बीमा निकाल के बता देता हूँ कि बीमा 11th का चैप्टर है, उसमें हमको पता है कि हमको MLT रूप में दर्शाना होता है। तो हमें इसके मात्रक पर जाना है कूलाम, और इसके बाद में ये क्या है, मीटर है। ठीक है, तो अब इन दोनों के फार्मूले हमें अप्लाई करना पड़ेगा कि कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का, और मीटर किसका मात्रक है, दूरी का। तो इसकी बीमा निकालने के लिए फिर से हम इसी फार्मूले को लिखेंगे, P सदिश इज इक्वल टू आवेश इंटू दूरी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमको आवेश, जहां हमको पता है कि आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, और जो दूरी होती है ये तो दूरी होती है, इसका कोई आप इसको हम नहीं व्यक्त कर सकते, दूरी हमारी एकदम परफेक्ट राशि है। ठीक है, तो ये दूरी इंटू दूरी इक्वल टू दूरी हो गई। तो जब इसकी बीमा निकालेंगे तो धारा को हम किससे व्यक्त करते हैं, ए से। तो ये हो गई ए। समय को किससे व्यक्त करते हैं, टी से, तो हो गया टी। और फिर दूरी को कैसे व्यक्त करते हैं, लेंथ, यानी कि एल से, तो ए टी एल। अब हमको पता है कि जो बीमा का जो एक क्रम रूप होता है लिखने का, वो होता है एम एल टी, और इसके बाद में जो भी अन्य आते हैं वो बाद में लिखे जाते हैं। बाद में हमारा ए आ रहा है, तो इसको हम इस रूप में दर्शाएंगे। ठीक है, इस रूप में दर्शाने के लिए इसकी बीमा हमको लिखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा बड़े ब्रैकेट के अंदर, एम तो अब इसमें है नहीं तो हम एम फिर भी लिखेंगे, और एम 0। ठीक है, इसके बाद में एल कितना है, 1 है, तो एम एल 1। टी कितना है, 1 है, T1, और फिर ए भी 1 है, तो A1। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा हो गई। ठीक है,
तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सेम छोटी सी डिफिनीशन है इसकी। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, और इसके बाद में इसका मात्रक व इसकी बीमा है। इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हमको एक चीज़ और याद रखनी है नोट पर, नोट पॉइंट में, कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है, क्योंकि हमको पता है ये क्या है, सदिश राशि है, और सदिश राशि में इसका परिमाण व इसकी दिशा दोनों होती हैं, ठीक है। तो परिमाण तो हम इससे निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। अब इसकी हमको दिशा निकालनी है। तो दिशा जो होती है, तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये हमेशा जो होता है कि यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा माइनस क्यू आवेश है, ये हमारा प्लस क्यू आवेश है। तो जो इसकी दिशा होगी वो हमेशा माइनस से प्लस आवेश की तरफ में होती है। यानी कि यदि माइनस आवेश इधर है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस आवेश की तरफ में, ये इसकी दिशा होगी किसकी, पी वेक्टर की, ठीक है। तो ये हमको नोट पॉइंट पर लिख लेना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि पी सदिश की दिशा हमेशा माइनस यानी कि ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आपको अपने माइंड पर पूर्ण तरह से सेटअप करके रख लेना है कि प्लस क्यू आवेश जो वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की जो दिशा होती है वो धन से ऋण की तरफ होती है या ऋण से धन की तरफ होती है। तो जो इसकी दिशा होती है वो हमेशा ऋण से धन की तरफ में होती है, इसको याद रखिएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेरा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में हम आते हैं कि वैद्युत द्विध्रुवों की जो भौतिक सार्थकता है, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि विद्युत द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता, ठीक है। तो जो इनकी जो भौतिक सार्थकता है वो ध्रुवी और अध्रुवी पदार्थों को ज्ञात करने में होता है। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से हम ध्रुवी पदार्थों को और अध्रुवी पदार्थों को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ध्रुवी पदार्थ और अध्रुवी पदार्थ क्या होते हैं ये आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से बताया गया होगा। तो यहाँ डिफिनीशन हमारी वैद्युत द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता, ठीक है। तो इसकी जो भौतिक सार्थकता है उस पर हमने लिखेंगे विभिन्न प्रकार के भौतिक और रासायनिक यौगिकों में, ठीक है। भौतिक के साथ साथ में ऐसे जो रासायनिक यौगिक भी हैं, यौगिकों में ध्रुवी यौगिकों तथा अध्रुवी यौगिकों को पहचानने में द्विध्रुवों का सार्थक महत्व है, ठीक है। अब द्विध्रुवों का सार्थक महत्व क्या है, तो हमको इसमें दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। एक P वेक्टर इज इक्वल टू 0 और एक याद रखना है P वेक्टर इज नॉट इज इक्वल टू 0। आप इन पॉइंट को यदि इस ट्रिक को याद रख लेंगे तो आराम से आप इसको याद कर लेंगे। ये क्या होंगे, अध्रुवी, और ये क्या होंगे, ध्रुवी। यानी कि जहाँ P सदिश इज नॉट इक्वल टू 0 है तो वो पदार्थ क्या होंगे, ध्रुवी पदार्थ होंगे, और जो P सदिश इज इक्वल टू 0 है वो पदार्थ क्या होंगे, अध्रुवी पदार्थ होंगे। यही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इस पूरे का निचोड़ ये है और इनके एग्जाम्पल ये है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है फिर से, कहता है विभिन्न प्रकार के भौतिक और रासायनिक यौगिकों
में ध्रुवीय यौगिकों तथा अध्रुवीय यौगिकों को पहचानने में द्विध्रुवों का सार्थक महत्व है। अब ध्रुवीय और अध्रुवीय जो यौगिक हैं इनको आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझे होंगे 11th में, और यदि नहीं समझे होंगे तो आप अपनी केमिस्ट्री की कॉपी खोल करके देखिए, उसमें आपको ध्रुवीय और अध्रुवीय यौगिकों के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो इसमें हम पहले बात करते हैं अध्रुवीय यौगिकों के लिए और फिर बात करेंगे ध्रुवीय यौगिकों के लिए। तो किसी यौगिक का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि जिस यौगिकों का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है तो वे यौगिक अध्रुवित होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि जिस पदार्थ का या जिस यौगिक का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है तो वे यौगिक अध्रुवित होते हैं, जैसे कि CO2 और CH4। अब ये भी केमिस्ट्री के ही पार्ट हैं। अब CO2 क्यों अध्रुवित है और CH4 क्यों अध्रुवित है, ये बहुत ही एक्सप्लेनेशन से आपको केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इस फिजिक्स के अध्ययन के साथ साथ में आप केमिस्ट्री के अध्ययन से इन अध्रुवित क्यों हैं ये आप अच्छी तरह से केमिस्ट्री पर समझ सकते हैं। ठीक है, यदि आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि ध्रुवीय और अध्रुवीय पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद में जिन यौगिकों का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता, यानी कि वे इज नॉट इक्वल टू शून्य होते हैं, वे यौगिक ध्रुवित यौगिक कहलाते हैं, जैसे कि H2O, HCl और NH3। ये सभी क्या हैं, ध्रुवित यौगिक हैं, और ये सभी क्या हैं, अध्रुवित यौगिक हैं। ठीक है, तो इनको आपको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, और सिंपल है, मैंने आपको बताया कि हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखें, P इक्वल टू 0 अध्रुवी और P इज नॉट इक्वल टू 0 ध्रुवी। तो आप इससे आप इनको आराम से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको क्लियर सब कुछ बता दिया। अब हम इससे संबंधित एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और मैं अपने अगले वीडियो पर कल आपको एक नए टॉपिक के साथ में बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं दे रहा हूं ताकि मैं कोर्स कंप्लीट करवा सकूं। ठीक है, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद में, जैसा कि आपको पता है कि मैं वीकली में एक टेस्ट जरूर लूँगा। तो जितना भी मैं आपको हफ्ते भर में पढ़ाता हूँ उसका पूरा टेस्ट मैं, उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको संडे को संडे प्रोवाइड करूँगा, और उन न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करने हैं। तो आपके टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे और सब कुछ हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, फिजिक्स को मैंने ऑलरेडी अब ये मेरा आज 15 पेज चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो अपनी फेयर कॉपी बनाई है उसमें भी अपने पेज काउंट करिएगा, कि आपके शायद 1-2 पेज कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं पेज नंबर इस वजह से डाल रहा हूँ कि जिस भी स्टूडेंट्स ने मेरे वीडियो मिस किए हैं और वो बाय द वे कहीं बीच से मेरे वीडियो खोलता है, तो वह इन पेज नंबर्स को देख करके पेज से पता कर लेगा कि हम वीडियो में आगे हैं या पीछे हैं, अब हमको कौन से पेज का वीडियो देखना है। जैसे कि इसमें ये 13 पेज नंबर है, इसके बाद में इधर ये 20 है, इसके बाद में ये हमारा 14 है, और फिर ये हमारा अब 15 स्टार्ट होने जा रहा है। तो 15 पेज नंबर स्टार्ट होने जा रहा है। इसके साथ साथ मैं डे बाय डे पार्ट भी अपने लिख करके दे देता हूँ। तो ठीक है, मैं अपने सवाल पर आता हूँ। जैसे कि देता है कि 2Q नॉट आवेश, ठीक है, 2Q नॉट आवेश तथा 1 सेंटीमीटर पर बने 2Q नॉट आवेश तथा 1 सेंटीमीटर पर बने किसी द्विध्रुव का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमको, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, यानी कि
इसमें हमको P सदिश ज्ञात करना है, ठीक है। तथा इसकी दिशा भी बताइए, ठीक है, यानी कि इसकी हमको दिशा भी बतानी है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है, ये मैंने आपको बताया कि जो इसकी दिशा होती है वो किस आवेश से किस आवेश की तरफ में होती है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आवेश की जो आघूर्ण की जो दिशा होती है स्टूडेंट्स, वो हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ में होती है, यानी कि ये धन आवेश और ये ऋण आवेश है। तो जो इसकी दिशा होगी ये इधर को होगी, ऋण से धन की तरफ में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ हमको दिया हुआ है कि यदि Q नॉट इक्वल टू 1 माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो माइक्रो कूलाम ये सब 11th में पढ़ चुके हैं कि माइक्रो का मान कितना होता है, उस हिसाब से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमको सबसे पहले फार्मूला पता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि फार्मूला P सदिश इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2a, ठीक है। ये जो 2a है ये पूरी उनके बीच की दूरी है जो कि दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमको दिया क्या क्या है तो वो हम लिख लेंगे। हमको देखिए Q नॉट की वैल्यू दे रखी, एक Q नॉट की वैल्यू दे रखी है और यहाँ कितने Q नॉट है, 2 Q नॉट है, ठीक है। तो लिख देंगे Q बराबर, अब ये Q बराबर 2Q नॉट, ठीक है। जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू है 1 माइक्रो कूलाम, ठीक है। ये कितना है, 1 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम से हम इसको जब कूलाम में बदलेंगे तो हमको पता है 1 कूलाम बराबर होता है 10 की पावर, 1 माइक्रो कूलाम बराबर होगा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि माइक्रो का मान होता है 10 की पावर माइनस 6, ये माइक्रो का मान होता है। इसके बाद में दूरी दिया है तो दूरी की जगह में हमने क्या रखा है, 2a रखा है। तो ये पूरा पूरा हमारा 2a का मान हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, जिसको कि हम मीटर में बना लेंगे तो ये हो जाएगा, हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो यहाँ पे हम इसका मान रख देंगे। तो फिर से अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला हमें पता है, इनके मान हमको पता है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला हमारा है P सदिश इज इक्वल टू Q इंटू 2a, ये है। अब P सदिश इज इक्वल टू Q का मान है 2Q नॉट और 1 Q नॉट बराबर है 10 की पावर माइनस 6। तो 2 Q नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6, ये हो गया। इंटू कर दिया 2a। तो जो 2a की वैल्यू थी वो थी 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 2 मीटर, क्योंकि हमको सेंटी से इसको मीटर में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, P सदिश इज इक्वल टू 2 एकन्नम 2 हो गया और इंटू, अब देखिए ये 10 की पावर माइनस 6 है और ये 10 की पावर माइनस 2 है, ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8। ये हो गया P सदिश का परिमाण आ गया, ठीक है। इसके साथ में अब इसका मात्रक भी लिख देंगे। तो इसका मात्रक हम जो कि पहले निकाल के लाए हैं, इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर, ठीक है, कूलाम इंटू मीटर। तो ये इसका राइट आंसर आ गया। अब इसके बाद में क्वेश्चंस में हमसे पूछा है कि इसकी दिशा भी ज्ञात कीजिए। तो इसकी दिशा को हम क्या लिखेंगे, अतः इसकी दिशा -q से +q की तरफ होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये
एक न्यूमेरिकल्स था जो कि बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल्स है और बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो गया। अब ऐसा ही मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स और देता हूँ, उसको भी आप सॉल्व करेंगे बड़ी ही आसानी के साथ में। जैसा कि मैं लिखता हूँ क्वेश्चन कि 8Q0 आवेश तथा 5 मिलीमीटर पर बने द्विध्रुव का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो तथा इनकी दिशा भी बताइए। ठीक है, यदि Q0 इज इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम हो तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में उसकी फ़ोटो खींच करके हमें भेजनी है। ठीक है, तो मैं अपना ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म करता हूँ। कल मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ में फिर से मिलूँगा और जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ कि इस पार्ट को हम समाप्त कर सकें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, तब तक आप लोग घर पर ही रह करके सारे वीडियो को देखिए और बार बार हमारे यूट्यूब चैनल राहुल, आपको बार बार बता रहा हूँ कि राहुल परमहंस, ये मेरा यूट्यूब चैनल इस नाम से है, राहुल परमहंस के नाम से। इस पर यूट्यूब पर जाकर के सर्च करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तब तक के लिए मैं अब आप लोगों से कल तक के लिए विदा लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।